हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सी टेट के जो आपके एग्जाम चल रहे हैं, इसकी एनसीईआरटी के ईवीएस में कुछ थोड़ा सा पोर्शन बाकी है, उसको फटाफट से पूरा कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ चीज़ें बहुत आसानी से समझ भी आ रही है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी एनसीईआरटी की समरी की 3rd, 4th, 5th क्लास की ये 8वें नंबर की कक्षा है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने इन क्लासेस को नहीं देखा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली उनको जाकर के देख पाएंगे। तो चलिए गाइस, फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आपके एग्जाम सर पे है तो बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, तो शुरू करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे गाइस। तो यहाँ पर जो आज का चैप्टर है पहला, 3 से 4 चैप्टर इस क्लास में फिनिश कर देंगे और लगभग 1 क्लास हो रहेगी, आपका पूरा समरी खत्म हो जाएगी तीनों कक्षाओं की, जो 3री, 4थी और 5वीं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो हमारा आज का होगा, जिसका नाम है नानी के घर तक। ठीक, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है, उनको यहाँ बहुत ही समराइज करके बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश की गई है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में कि कोट्टायम केरल राज्य में स्थित है। ये यहाँ का एक कस्बा है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये कहाँ पड़ता है कोट्टायम। तो ये केरल राज्य में है। इसके अलावा यहाँ पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं फेरी का। फेरी क्या है? ये एक बोट का प्रकार है, या बोट ही आप कह सकते हैं, इसको नाव कह सकते हैं, छोटी सी। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए केरल में। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब मैं आपको यहाँ पर छोटी छोटी सी कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि कौन से स्थान पर कौन सी भाषा, यहाँ पर कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, जिनका कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है और आपसे पूछी जा सकती है। तो चलो, यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भैया जो केरल राज्य है उसमें बोली जाती है मलयालम। ठीक है, मलयालम कहाँ बोली जाएगी? केरल में। कोंकणी बोली जाती है गोवा, कर्नाटक, खास करके कर्नाटक, ठीक, महाराष्ट्र और केरल के भी कुछ भाग में बोली जाती है कोंकणी। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक और चीज बताती हुई आपको चलूं कि यहाँ का जो फेमस फूड है वो कौन सा है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। केरल की अगर बात करें तो यहाँ पर केले के फूल की बनी सब्जी, केले के फूल की सब्जी जो है यहाँ पर बनती है, फूल की सब्जी बनती है। इसके अलावा यहाँ का फेमस फूड और क्या है? इडली। ठीक है, इडली और डोसा, और सबसे फेमस जो आपके पेपर में भर भर के पूछा जाता है वो है टैपियोका। ठीक है, टैपियोका। इसके बारे में आगे भी आपको जानने को मिलेगा, टैपियोका के बारे में यहाँ भी, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये सारी जो फूड है वो यहाँ का फेमस है केरल का, ये आपको पता चल गया। इसके बाद हम बात करेंगे मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में, गोवा, दमन और दीव, इस एरिया में जो है या इस क्षेत्र में मराठी बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। वहीं हम बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ जो है तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्थानों पर बोली जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कौन कौन सा फेमस फूड है, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ भी एक बार जिक्र कर देती हूँ। तो ढोकला, ठीक है, ढोकला, चटनी और मिठाई। ढोकला, चटनी और मिठाई, ये यहाँ का क्या है? फेमस फूड है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेशन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, वो है वालसाड़ स्टेशन। ऊपर भी बताया था मैंने इसके बारे में कि वालसाड़ स्टेशन कहाँ है। ठीक है, वालसाड़ स्टेशन गुजरात में पड़ता है। इस स्टेशन पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है, तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। बटाटा वड़ा, ठीक है, बटाटा वड़ा और पूरी साग इस स्टेशन पे आपको खाने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें, गुजरात में ही पड़ता है वालसाड़ स्टेशन। ठीक है, वहाँ आपको खाने के लिए ये सारी चीज़ें मिलेगी। इतना आपको कवर हो गया। ठीक है, कन्नड़ कहाँ कहाँ बोली जाएगी? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो आप जब बच्चों को इस चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे तो आप किस किस बारे में बताएंगे, बच्चों को ट्रेन से संबंधित कौन कौन सी जानकारी देंगे। ठीक है, तो बच्चों को आप बताएंगे कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। एक तो ट्रेन का नंबर, उसके साथ सफ़र शुरू करने वाली जो तारीख होती है वो उस पर मेंशन होती है। बर्थ या डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और डिब्बे का नंबर लिखा होता है आपके टिकट पर। किराया और दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो टिकट है उस पर मेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने सुन ली, ध्यान से सुनी और समझी तो आप कर ले जाएंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना है, अभी तक तो यहाँ से नहीं बना, लेकिन जो ये ऊपर मैंने आपको बताया ये यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं लेसन नंबर 9 की। बहुत छोटा सा इसमें जानने के लिए एक ही चीज़ है, बदलते परिवार। इसमें बाल विवाह कानून के बारे में बताया गया है। इस कानून में जो लड़की की शादी की आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लड़की की शादी के लिए कम से कम 18 वर्ष और लड़के की शादी के लिए कम से कम 21 वर्ष जो है उसकी एज है वो होनी ही चाहिए। आप इससे कम उम्र में शादी नहीं कर सकते हैं, उसको बाल विवाह की कैटेगरी में नहीं तो डाला जाएगा। ठीक है, उसके खिलाफ फिर आपके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। तो बस इतना ही आपको इसमें जानना है। आगे चलते हैं, आपका लेसन नंबर 10। इसमें आप जानेंगे किसके बारे में, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जो कि वेट लिफ्टर है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी और बहुत इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। पूरा चैप्टर 4 से 5 पॉइंट में ख़त्म कर दिया गया है और कुछ छूटेगा भी आपका नहीं। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी की अगर बात करिए कौन है, तो ये वेट लिफ्टर है। कौन है? वेट लिफ्टर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है कर्णम मल्लेश्वरी? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार है। और बात करें दोस्तों इस चैप्टर में और क्या बताया गया है इनके बारे में, तो जब ये 12 वर्ष की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में कितना वजन तक उठा लेती है? तो 130 किलो तक वजन ये उठा सकती है एक बार में। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कर्णम मल्लेश्वर की। वेट कितना वेट उठा सकती है अब ये? 130 किलो। ठीक है, वेट लिफ्टर है। और बात करें दोस्तों इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर यानी विदेशों में खेल करके कितने मेडल जीते हैं भारत के लिए? तो 29 मेडल इन्होंने जीते हैं, है ना। इसके अलावा इनकी 4 बहनें हैं और वे भी वेट लिफ्टर ही है। वे रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं पॉइंट्स में से आपका आ जाएगा, बस आपको ध्यान रखनी होगी ये बातें। क्या क्या बताया? कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके परिवार में इनके पिताजी जो है वो हवलदार है। इनकी जो 4 बहनें हैं वे भी वेट लिफ्टर बनना चाहती है और रोज वजन उठाने का अभ्यास करती है। 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी थी वेट लिफ्टिंग की। इसके अलावा अब ये 130 किलोग्राम तक वजन एक साथ उठा लेती है और इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे यहाँ पर अगला चैप्टर है आपका क्लास 4th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फुलवारी। तो यहाँ से क्या क्या आपका पूछा जाता है, तो यहाँ से पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि भाई फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और यह कहलाती है फूलों की घाटी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, आप बताएंगे उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ बताएंगे? उत्तराखंड में। चलो इसमें और क्या जानना है, कौन कौन से जो ये फूल होते हैं इनसे हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो सुंदरता के लिए होते हैं ये, इसके अलावा फूलों से बहुत सारे रंग भी बनते हैं और उस रंग से कपड़े भी रंगे जाते हैं। जैसे बहुत से फूल है, गुलदावरी, जीनिया, ये इनके रंग भी बनाए जाते हैं, नेचुरल कलर्स बनाए जाते हैं और इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये भी इनके बारे में एक खासियत यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा दादी माँ का नुस्खा, ये सीधा सीधा सा बहुत
प्यारा सा नुस्खा है जो कि आपको भी अपनाना चाहिए, और आपके पेपर में तो पूछता ही है, वहाँ तो आपका डबल बेनिफिट है, आपको भी जानने को मिलेगा और पेपर में भी आएगा। क्या है ये दादी माँ का नुस्खा, तो चलिए देखें। तो क्या है कि भाई आप सर्दियों में क्या कर सकते हैं जिससे आपकी त्वचा ना फटे। तो गुलाब जल और ग्लिसरीन को बराबर मात्रा में मिलाकर एक शीशी में भर लो, कुछ बूंद उसमें नींबू डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटेगी। तो ये दादी माँ का नुस्खा है, याद रहेगा। आज ही सर्दियाँ वैसे चली हुई है, तो इसको ट्राई करो और बताओ कैसा है ये नुस्खा, काम करेगा कि नहीं करेगा। तो गुलाब जल में ग्लिसरीन मिला करके बराबर मात्रा में उसमें कुछ नींबू की जो है बूंदे डालनी है, और सर्दी में आपकी त्वचा नहीं फटेगी अगर आप इसको लगाते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात की गई है मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। तो मधुबनी जो पेंटिंग्स है वो कहाँ बनाई जाती है, तो ये बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, ठीक है। मधुबनी नाम का जिला है जिसके ऊपर ही डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं, यानी इसके नाम पर ही इस डिज़ाइन को नाम दिया गया है। यहाँ बनने वाली पेंटिंग्स को मधुबनी ही नाम दिया गया है ना। कहाँ पड़ती है ये जगह, तो ये बिहार में है। इस मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या बनाया जाता है, कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, कब बनाते हैं, तो त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं जिनको आप मधुबनी कहते हैं। इस चित्र में क्या क्या होते हैं, कैसे बनाएंगे, तो पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर ये पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। ये रंग भी खास तरह के होते हैं क्योंकि इनमें बनाने के लिए सारे नेचुरल कलर्स ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे नीले कलर के लिए नील का प्रयोग कर लेंगे, पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग, ठीक है, फूल, पेड़ों के रंग इत्यादि को इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है मधुबनी पेंटिंग को बनाते टाइम, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते हैं। चित्रों में किस किस के चित्र बनाएंगे, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछली, पंछी और अन्य जीव जंतुओं के चित्र जो है इस पेंटिंग में बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, ठीक है, बिल्कुल। तो आप कहे तो एक बार आपको मधुबनी पेंटिंग में आपको दिखा ही देती हूँ ताकि आपकी जो उत्सुकता है वो शांत हो जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से बहुत ही बारीकी से इस पेंटिंग को बनाया जाता है, ठीक है, नेचुरल कलर्स का यूज़ करके। तो ये एक छोटा सा मॉडल मैंने आपको दिखा दिया है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपका जो चैप्टर आता है उसका नाम है पहाड़ों से समुंदर तक। इसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी और वो भी कॉमन सेंस वाली है। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि भाई क्या होता है कि अगर आप नदियों में, नदी या तालाबों में, झीलों में कपड़े धोएंगे, बर्तन साफ करेंगे, जानवरों को नहलाएंगे तो वहाँ का पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। वही इस चैप्टर में बताया गया है कि जहाँ जहाँ से नदी बहती है वहाँ वहाँ किनारों पर बसे गाँव के लोग क्या करते हैं, उन नदी में या झीलों में या तालाब में कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, बर्तन धोते हैं, जिस वजह से ये तालाब या झीलें हैं इनका पानी गंदा हो गया है, ठीक है। यही बस इसमें इतना ही जानना है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका चैप्टर आता है बसवा का खेत, ठीक है, बसवा का खेत। इसमें आपको क्या जानने को मिलेगा, इस चैप्टर में जो आपको जानने को मिलेगा वो ये है कि जो बेलवनी का गाँव है ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और यहाँ की जो खास बात है वो बताया गया है कि यहाँ के जो खेत होते हैं उनकी मिट्टी को नरम करने के लिए एक टूल होता है, खूंटी, उससे खेती करते हैं, यानी उससे थोड़ा सा कुरेद के यहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा खेत में या बगीचे में जो बिना बोए अपने आप ही पौधे उगाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, खरपतवार, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जो बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं जो पौधे खेत में या बगीचे में, उसको नाम दिया गया है खरपतवार। बस इतना ही इसमें थोड़ा सा आपका जानने के लिए था, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगला चैप्टर भी ऐसा ही है, इसमें भी थोड़ी सी ही जानकारी आपके लिए जो निकल कर आई है वो ये है। चैप्टर है मंडी से घर तक। इस चैप्टर में आपको एक परिवार के बारे में कहानी बताई गई है जो कि सब्जी बेचने का कार्य करता है, और इस परिवार के लोग
जो है वो पुरानी सब्जियों पर पानी छिड़क कर उन्हें बेचने का कार्य करते हैं, जिससे वो ताजी और हरी भरी लगती है। ठीक है, यही इसमें आपका इस चैप्टर में है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो आया ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत खास है। नाम है चूं चूं करती आई चिड़िया। ठीक है, चूं चूं करती आई चिड़िया। तो इस पाठ का जो विवरण है वो गीजू भाई बदेका, जो कि गुजरात में रहते थे, ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। अब कौन कौन से पक्षियों के बारे में आपको जानना है, महत्वपूर्ण बात तो यहाँ से ये निकल करके आती है। तो चलिए एक एक करके सारे पक्षियों के बारे में जानेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कलचीड़ी। ये एक पक्षी का नाम है। इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन रोबिन भी कहते हैं, या कलचीड़ी भी इसको नाम दिया गया है। ये कैसे अपना घोंसला बनाएगी, तो इनके घोंसलों से संबंधित खास करके ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके। तो आपको इसे पता होना चाहिए कि जो कलचीड़ी चिड़िया है ये सड़क के किनारे जो पत्थर रखे होते हैं उनके बीच में खाली जगह में अपने अंडे देती है। और अपना घोंसला कैसे बनाएगी, तो इनका घोंसला जो है वो घास से बना हुआ होता है। ठीक है, बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो कलचीड़ी या इंडियन रोबिन चिड़िया है ये कहाँ बनाएगी अपना घोंसला? पत्थरों के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ अपना घोंसला बनाएगी, सड़क के किनारे। ठीक है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर हम बात करेंगे कौवे के बारे में। ठीक है, जो कौवा पक्षी है ये अपना घोंसला बनाता है लोहे के तार से। किससे? लोहे के तार से। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। बस जितना आपको ध्यान रखना है मैं उतना ही आपको इसमें बताती हुई चलूंगी। कौवा कैसे बनाता है अपना घोंसला? लोहे के तार से बनाता है। और कहाँ बनाता है? लकड़ी की शाखा पर, जो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा होती है उस पर अपना घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। ठीक है, इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है कौवे के? तो लोहे के तार और लकड़ी की कुछ शाखाएं इसके घोंसले में मिलती है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लोहे के तार किसके घोंसले में मिलेंगे? आपको कौवे के घोंसले में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हम कोयल की। कोयल बहुत मीठा गाती है, सबको पता है, लेकिन हमको क्या जानना है इनके घोंसले के बारे में। तो ये अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। अच्छा जी, तो फिर कैसे अपने बच्चों को कहाँ पालेगी? तो ये अपने बच्चों को या अपने अंडों को किसके घोंसले में देती है? कौवे के घोंसले में। ठीक है, कौवे के घोंसले में अपने चुपके से अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है। और कौवा क्या करेगा? फिर उनको अपने अंडे समझ के अपने अंडों के साथ उनको पालता रहता है, उनको सेता है। ठीक है, कौवा कहाँ बनाता है? मैंने आपको अभी बताया, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा अपना घोंसला बनाता है, जिसमें लोहे के तार होते हैं, लकड़ियां होती है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है और कौवा बेचारा अपने अंडे समझकर उनको सेता रहता है। ठीक है, ये कवर हो गया, आपका समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। अब आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट फाख्ता पक्षी। ये फाख्ता पक्षी की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही निराला है, बहुत ही अलग तरीके से अपने अंडों का बचाव करने के लिए जीव जंतुओं से बहुत ही अलग स्टाइलिश घोंसला बनाता है। और कहाँ बनाता है? कैक्टस के कांटों के बीच। जानते हैं आप कांटों के बीच कौन घोंसला बनाता है? फाख्ता बनाता है। ठीक है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पर अपना घोंसला बनाएगा, ताकि कोई भी इसके जो अंडे हैं, बच्चे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेगा? कांटों में जाकर के उसके बीच में अपना घोंसला बनाएगा। देखो कितनी सिक्योरिटी से, हाई सिक्योरिटी से रखता है। इसके बाद हम बात करें गोरैया की, तो गोरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेगी, जहाँ भी उसको जगह दिखेगी। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। तो ये ज़्यादातर हम लोगों के आसपास यानी ह्यूमंस के घर में ही अपना घोंसला ढूंढ लेती है, बना लेती है। जहाँ भी उसको खाली जगह मिलती है, अलमारी के ऊपर हो, आईने के पीछे हो, आपने देखा होगा गांव के पुराने घरों में। ठीक है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से घर की दीवार पे घोंसले बने हुए, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। अगर कोई खाली पड़ा मकान है तो वहाँ अपने घोंसले बना लेती है। इसी प्रकार से गोरैया की तरह ही कबूतर होता है, ये भी अपना घोंसला पुराने
मकान या खंडरों में बनाता है, या ज़्यादातर जो है घरों में अपना घोंसला ये बनाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बसंत गोरी। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, यानी पेड़ में टुक टुक क्यों करेंगे, क्योंकि पेड़ के तने में ये छेद बनाते हैं, तो ये टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ का जो तना होता है उसमें गहरा छेद बना के उसमें अपने अंडे रखते हैं। ठीक है। इसको अगर हम बात करें, जो बसंत गोरी है इसको हम वुड पिकर के नाम से भी जानते हैं, वुड पिकर। ठीक है। तो ये क्या करेगी, पेड़ के तने में छेद कर देगी और उसमें फिर अपने अंडे को देती है, बिल्कुल सुरक्षित स्थान बनाती है। आगे हम बात करेंगे दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया, तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीती है, यानी जैसे ये 2 पत्ते लटक रहे हैं, ठीक है, इधर और एक इधर, तो ये क्या करेगी, इन दोनों को आपस में ऐसे ऐसे इधर से भी जोड़ देगी और इधर से भी। ठीक है। इसको सील देती है, ठीक है, रुई की मदद से या पेड़ की ही पत्तियों की मदद से, मतलब इनको आपस में चोंच घुसा घुसा के घास फूस की मदद से इनको आपस में सील देती है, और बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि वो टूट जाए, बहुत पक्के तरीके से। ठीक है। और फिर उन पत्तों का जब उनको सी देती है तो एक थैली जैसा आकार बन जाता है, और उसके बीच में बनी थैली में ही अपने अंडे देती है, और बिल्कुल इनका घोंसला बन के तैयार है। ठीक है। तो इनको नाम इसी वजह से दर्जिन चिड़िया या टेलर नाम दिया गया है। ठीक है। तो आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका दर्जिन चिड़िया का घोंसला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे शक्कर खोरा। ये एक पक्षी है, और इसके बारे में देखिए, आपको जानने को जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है वो इसके घोंसले से कैसे बनेगा, कि अपना घोंसला कैसे बनाता है, कहाँ बनाता है। तो ये छोटे पेड़ की या झाड़ी की डाली पर बनाता है ना। और कैसा घोंसला बनाता है, लटकता हुआ। तो लटकता हुआ घोंसला बनाएगा। इसके घोंसले में क्या क्या देखने को मिलेगा, बाल या बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, ये सब चीज़ें, कपड़े के चीथड़े मिलेंगे। खास करके आपको इसमें जो याद रखना है वो है कपड़े के चीथड़े। किसके घोंसले में मिलेंगे, शक्करखोरा के। ठीक है। और मकड़ी के जाले भी इसके घोंसले में मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये हो गया शक्करखोरा, इस पक्षी का घोंसला। आगे बढ़े तो आगे हमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, नर वीवर। ठीक है। वीवर पक्षी, तो वीवर पक्षी के बारे में जो हमें जानना है, तो वीवर पक्षी जो है इसमें जो नर होंगे, नर वीवर पक्षी, वे तो बनाएंगे घोंसला। ठीक है। और वे अपने अपने घोंसले बना करके तैयार रखते हैं। फिर मादा वीवर आती है और देखती है कि उन सभी घोंसलों को कि किसका घोंसला सबसे अच्छा बना है। तो जिस नर वीवर का सबसे अच्छा घोंसला होगा, ठीक है, वो देख के अंदर जाके उसमें घूम के लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। ये भी संतुष्टि करेगी कि कौन सा घोंसला मेरे और मेरे बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, कौन सा घर सबसे अच्छा है। उसी वीवर पक्षी के घोंसले में वो अपने अंडे देती है। ठीक है। यानी उसी को अपना साथी बनाती है, जिसका घोंसला सबसे अच्छा होता है। तो ये एक बहुत ही गजब की बात थी। देखिए, पक्षियों में भी ऐसा होता है। आगे बात करें, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। ये अलग यहाँ पर थोड़ी सी कुछ जानकारी आपके लिए है, जो पेपर में पूछी जाती है कथन के रूप में कि कौन सा कथन सही है। बात की गई है, जो गाय के आगे वाले दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए जो है ये कार्य करते हैं। आगे वाले जो छोटे दांत है, और पीछे के दांत इनके चपटे और बड़े होते हैं, जो कि घास को चबाने के काम में आते हैं। ठीक है। आगे के दांत छोटे हो गए, पत्तों को काटने का काम करेंगे, और जो पीछे वाले दांत होते हैं वो चपटे होते हैं, बड़े होते हैं, वो घास को चबाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो बिल्ली के दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, और ये किस कार्य के लिए होते हैं इतने नुकीले, मांस फाड़ने के लिए या काटने में इनका काम लेती है बिल्ली, जो इसके नुकीले दांत होते हैं उनका। इसके बाद हम बात करें, सांप के दांत होते हैं तो नुकीले हैं, 2 ही दांत होते हैं सांप के मुंह में, जो कि बहुत नुकीले और खोखले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन दांतों से ये जहर निकालते हैं। ठीक है। इन दांतों से ही इनका जहर निकलता है। ये अपने शिकार को चबाकर बिल्कुल नहीं खाते, और कैसे खाते हैं, ये पूरा का पूरा निगल जाते हैं। आपने देखा होगा सांप मेंढक को निगलता हो, उसके गले में फंस जाता है कई बार। ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो सांप जो है चबाकर नहीं खाते हैं, ऐसा का ऐसा निगल लेते हैं उसको। तो ये हो गई सांप के बारे में। इसके बाद हम बात करें अगर गिलहरी, तो गिलहरी के दांत होते तो हमेशा बड़े बड़े हैं,
या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो गिलहरी एक ऐसा जीव है या ऐसा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है, बढ़ते रहेंगे। और ये दांतों को अपने छोटा करने के लिए क्या करती है, कुछ ना कुछ कुतरती रहेगी या कुछ ना कुछ काटती रहेगी, जिससे ये अपने दांत घिसती है। इसीलिए गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया गिलहरी के बारे में आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ थी। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये अहमदाबाद में है। ये आपको यहाँ पर जानने वाली इस चैप्टर में चीज़ें थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। एक बार फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। कलचीडी यानी रोबिन, इंडियन रोबिन जो चिड़िया है वो पत्थरों के बीच में खाली जगह है उसमें अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। जो कौवा होता है वो लोहे की तार से टहनियों से अपना घोंसला बनाता है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर। कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, वो कोए के घोंसले में ही अंडे देती है, ठीक है। इसके बाद फाख्ता जो पक्षी है ये कैक्टस और मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला देता है, ठीक है, कांटों के बीच। गोरैया की अगर बात करें तो ये घर के आसपास अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार, जहां भी इनको खाली जगह मिलेगी वहीं अपना घोंसला बना लेगी। कबूतर भी ऐसा ही करता है, अपने घोंसले कहाँ बनाएगा, पुराने मकान या खंडरों में अपने घोंसले बनाएगा। बसंत गोरी जिसको हम वुड पिकर कहते हैं, ये पेड़ के तने में गहरा छेद करके वहां अपने बच्चे देती है, अंडे देती है। फिर आती है दर्जिन चिड़िया जिसकी चोंच जो है वो बहुत नुकीली होती है और वो पत्तों को आपस में सील कर उनके बीच में अपने अंडे देती है। शक्करखोरा कि हमने जाना इसके बारे में कि ये जो है छोटे पेड़ या झाड़ियों की डालियों पे अपना घोंसला बनाएगा और लटकता हुआ घोंसला। इसका घोंसला किसका बना होगा, बाल, बारीक घास, पत्तियां, टहनी, कपड़ों के चीथड़े, रुई, मकड़ी के जाले इसके घोंसले में देखने को मिलेगी। फिर आता है वीवर पक्षी, जो नर वीवर है वे तो घोंसले बनाएंगे और मादा वीवर आके उसको देखती है किसका घोंसला सबसे अच्छा है और फिर वहीं उसी में अपने अंडे देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ये वाला चैप्टर भी फिनिश। आपके 4th क्लास के भी 16 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और लगभग 21-22 चैप्टर आपके 5th क्लास के थे जो हमने अपनी पिछली 6 से लगभग 6 क्लासेस में पूरी की। उनका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने फीडबैक आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।